जनाब, लास्ट क्लासेस के अंदर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा खासा निपटाया था। उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जनाब, मुझे ये बताइए कि बेसिक लेवल डिस्टेंस फार्मूला मैंने आप लोगों को करवा दिया। मैंने आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड सवालात करवा दिए। मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट दे दिया। मैंने डिस्टेंस के जो आड़े तिरछे सवाल थे वो भी करवा दिए। उसके बाद मैंने आपको ग्रेडियंट वाले सवाल अलग से करवाए थे। लाइन की इक्वेशन निकालना भी सिखा दी। ऐसा है या नहीं है भाई? जी सर। ठीक है जी। जी सर। यहाँ पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को दे दिया था। जनाब, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मौजूद है 13। ये 13 जो क्वेश्चन है बेटा, ये तो होमवर्क है आप लोगों के लिए, काइंडली इसको कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जरा इसको देख लेते हैं हम आज। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या, find the equation of line passing through the point and parallel to the line। देखो बेटा, जब लाइन पैरेलल होती है तो उसका जो ग्रेडियंट है वो सेम होता है। जब लाइन पैरेलल होती है और क्योंकि ग्रेडियंट सेम होता है तो इक्वेशन बिल्कुल सेम बनती है। जब पैरेलल होती है तो उनके ग्रेडियंट्स सेम होते हैं, इसीलिए इक्वेशन भी बिल्कुल सेम। गालिबन क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को मैंने शायद नहीं करवाया था, तो मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा से करवा। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 एक दफा दोबारा से देख लें। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है। जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, वो हमारा ये कह रहा है कि लाइन हमारे पास पैरेलल है। पैरेलल लाइन में मैंने आपको ये बताया, जब भी पैरेलल लाइन का जिक्र होगा इक्वेशन सेम रहेगी। जैसे 3y+7x लिखा है, अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊं ग्राफ पे कि भाई 3y+7x इक्वल्स टू 29 लिखा है ना। तो आप देखो कि ये एक वैल्यू से y एक्सिस पे कट करती हुई जा रही है। ठीक है, एक वैल्यू पे ये y एक्सिस पे कट करती हुई जा रही है, इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम x को 0 से इक्वेट करते हैं। अगर यहाँ पर मैं 3y+7x+7x इक्वल्स टू 29 के बजाय अगर मैं 30 कर दूं, तो आप देख लें कि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर मैं यहाँ पर 25 कर दूं तो भी ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। बस कटिंग पॉइंट में फर्क है, मतलब सी ई वैल्यू में फर्क है। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? जी सर। जी तो सर। ना यस समझ आए सर। मुझसे हाथ के हाथ फौरन पूछेगा। अगर आप माइक पर रिस्पॉन्ड ना करना चाहें तो आप चैट पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं।
एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। बेटा यहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जब कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। तो गोया मैं इस लाइन की इक्वेशन को यही लिखूंगा, 3y+7x इक्वल्स टू सी लिखूंगा, क्योंकि कांस्टेंट उसका डिफरेंट होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? जी सर। सर रिपीट करें जी आपकी सर। आवाज। बेटा मैंने ये कहा है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में कांस्टेंट का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। ये ग्राफिकली भी मैंने आपको दिखाया कि सी चेंज करने से हमारा वाई इंटरसेप्ट चेंज होता है एंड नथिंग एल्स। लाइन का ग्रेडियंट स्लोप वही रहता है। तो अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन बिल्कुल वही होगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? जी सर। जी सर। यस। अब आप y की जगह पर पॉइंट रिप्लेस कर देंगे तो y की जगह पर आ जाएगा 5 और x की जगह पर आ जाएगा 2। तो जनाब c की वैल्यू हमारे पास देगी 35 - 14 करेंगे तो 35 - 14 करेंगे तो जनाब c की वैल्यू 21 आ जाएगी। तो जनाब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी फाइनली सर बता। 35 क्यों करेंगे? 3 5 15 होता है। हाँ बेटा मिस्टेक से हो जाता है, कभी कभार ना। पता है कितना आ रहा है? सर आपकी आवाज हल्की आ रही है। क्या आ रही है? आपकी आवाज बहुत लो आ रही सर आवाज बस अब हल्की सही आ हो रही गया, हल्की थी अब सही। आवाज हल्की आ रही है और अब कैसी आ रही अब है? सही। है। अब आप सही हो सही गई, है, आप सही हो है। गई। सही सर है। सही ओके है। बस सर ओके। ऐसे ही बोले। अच्छा चीख चीख के बोलो ना, मेरे घर वाले हाँ ही सही है, सही परेशान है, हैं। सही है। यहाँ पर मैं इक्वल टू 1 लिख दूंगा। अब सही है? समझ आ गया है? यस। जी सर। ठीक हो गया। जी। पार्ट 1 सबको क्लियर है? जिसको अनक्लियर है मुझे मैसेज पे लिख दो या बता दो। सबको क्लियर है मेरा ख्याल है। सर एक बार वापसी वो कर दें। बेटा अब्दुर्रहमान मैंने इतनी आराम से और इतनी प्यार से इतनी आसान बात समझाई है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं इक्वेशन सेम होती है, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होता है। तो इक्वेशन यहाँ गिवन थी 3y+7x इक्वल्स टू 29। मैं इसमें कांस्टेंट की वैल्यू बस लिखूंगा c। यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू में c। अब समझ आ रही तुम्हें अब्दुर्रहमान कि पैरेलल लाइंस में सब कुछ सेम होता है, सिर्फ सी डिफरेंट होता है। तो क्या ये बात समझ आ रही है तुम्हें अब्दुर्रहमान? जी जी यार। ठीक है। और सी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पॉइंट को रिप्लेस कर देते हैं। सही। 42 इक्वल्स टू 5। देखो बेटा आपको पता है कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला था। सर ये बेटा बोलिए। आपकी आवाज फिर हल्की आ रही है। सर या तो आप योगी अब आईपैड से लगाया, लैपटॉप आपको पता है सस्ते होते हैं। अच्छा भैया पैरेलल लाइंस का मैंने आपको बता दिया कि पैरेलल लाइंस में हमारे जो ग्रेडियंट है वो सेम होते हैं, जिसकी वजह से इक्वेशन सेम होती है। लाइबा क्लियर है बेटा आपको? जी सर। सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होता है। हाँ भाई आयशा हमीद, आयशा खुर्रम, आप दोनों को क्लियर है? मानूर, रैयान समझ आया बेटा आपको? यस सर। अच्छा बेटा परपेंडिकुलर लाइंस में देखो बेटा ग्रेडियंट आपको पता है -a/b के बराबर था। ये याद है आपको? बेटा जब परपेंडिकुलर लाइन की बात करेंगे और परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो आपको पता है कि नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब है कि इसको रेसिप्रोकल करो और नेगेटिव कर दो। ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। तो परपेंडिकुलर का जो ग्रेडियंट है वो क्या आएगा? b/a के बराबर आएगा। कॉन्सेप्ट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो a था
ये क्या था भाईजान, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था। ये बी जो था वो क्या था बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वाई था। जब हम परपेंडिकुलर लाइन पे जाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन पे जब हम जाएंगे तो ग्रेडियंट हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और हमें साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपने ये देखा कि जो कोफिशिएंट ऑफ वाई था अब वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह पे आ गया, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स था वो कोफिशिएंट ऑफ वाई की जगह पे आ गया, और नेगेटिव से वो पॉजिटिव बन गया। तो इसका मतलब है कि जब भी हम परपेंडिकुलर लाइन की बात करेंगे तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो कोफिशिएंट ऑफ वाई बन जाएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बन जाएगा, और बीच में जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो पैरेलल लाइंस में तो सब कुछ सेम रहेगा, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो सेम रहेगा, जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है वो सेम रहेगा। लेकिन परपेंडिकुलर लाइंस में मैंने आपको क्या बताया, परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होगा जनाब, कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो बन जाएगा जनाब कोफिशिएंट ऑफ वाई, और जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है जनाब वो बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? जी सर। जी सर। सर जनिता बेटा क्लियर है आपको? जी सर। ठीक है, तो जनाब इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो मैं यहाँ लिखूंगा 7x, माइनस की जगह लिखूंगा प्लस, और जो x का कोफिशिएंट था वो बन जाएगा y का कोफिशिएंट, तो मैं लिखूंगा 42y। भाईजान 42 जो x के साथ लिखा हुआ था वो y के साथ लिख दूंगा, जो y के साथ 7 लिखा हुआ था वो x के साथ लिख दूंगा, और बीच में अगर माइनस है तो प्लस लिख दूंगा, और अगर प्लस है तो माइनस लिख दूंगा। तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट्स को आपस में रिप्लेस कर देते हैं और बीच का साइन भी चेंज कर देते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? जी सर। जी सर। उसके बाद बेटा मुझे पॉइंट निकालना है, पॉइंट पुट करना है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट पुट कर दूं, मतलब x की जगह पर -1 डाल दूं और y की जगह पर -6 डाल दूं, तो बेटा जरा मुझे बताएं c की वैल्यू कितनी आएगी? बताइए c कितना आ रहा है? -259 सर। -259 -259। जी सर। तो जनाब इसका मतलब है मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ 7x प्लस 42y इक्वल्स -259। मैं चाहूँ तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर 7 से डिवाइड भी कर सकता हूँ। अगर मैं इन सबको 7 से डिवाइड कर दूँ तो 7 डिवाइड बाय 7 तो 1 हो जाएगा। 42 को डिवाइड बाय 7 करूँ तो 6 आ जाएगा। जरा 259 को 7 से डिवाइड करें, 37। कितना आ रहा है? 37। 37। जी सर। तो जनाब इसको मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ पर 7 सब में कॉमन था। क्या ये सवाल सबको क्लियर है? जी सर। जी सर। किसी को अनक्लियर है तो भाई बता दो, मैं दोबारा समझा दूंगा। सर मुझे मुझे का नाम क्या है? इब्राहिम, ठीक है। देखो और बेटा इब्राहिम, इब्राहिम, अच्छा तुम न्यू वाले इब्राहिम हो आई थे। जी अच्छा देखो इब्राहिम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर तुम्हारा तकरीबन निकल गया है ना। तो अगर आज की क्लास में बेसिकली पिछला सारा सब कुछ रिलेटेड है, अगर आज कुछ नहीं भी समझ आया तो ये चैप्टर रिवीजन के अंदर जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो मैं क्लियर हो जाएगा। ठीक है इब्राहिम? ठीक
फिलहाल मैंने ये बताया है कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम कोफिशिएंट्स सेम रखते हैं, जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो हम कोफिशिएंट्स आपस में स्विच कर देते हैं। मतलब x को जो साथ जी लिखा है वो y के साथ लिख देंगे, जो y के साथ लिखा है वो x के साथ लिख देंगे, और उसके बाद कांस्टेंट निकालने के लिए हम पॉइंट पुट कर देते हैं। ठीक है इब्राहिम, ठीक है समझ आया कुछ? जी, हल्का फुल्का। ठीक है। आज की क्लास में अगर प्रॉब्लम होगा भी टेंशन मत लेना, अगली क्लास में इंशाल्लाह हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। जनाब इसी से मिलता जुलता सवाल हम पार्ट सी भी कर लेते हैं। अब पार्ट सी के अंदर क्या हो रहा है जी? अगर हम पार्ट सी को देखें तो वो कह रहे हैं पैरेलल लाइन। जनाब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी उन्होंने मांगी है पैरेलल लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी दे आर आस्किंग फॉर द पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन वो किसके अगेंस्ट मांग रहे हैं? 3x + y = 17। 3x + y = 17। तो एज माय प्रीवियस डिस्कशन आपको मैंने बताया कि पैरेलल लाइन में होता क्या है भाई, इक्वेशन सेम रहती है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है। फिर कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम पॉइंट रख देते हैं। पॉइंट यहाँ पर आपको गिवन है 4,8। तो जस्ट मेरे बच्चों क्या करना है, आपने पॉइंट रिप्लेस करना है। तो x की जगह पर 4 आ जाएगा और y की जगह पर 8 आ जाएगा। तो जरा बताओ शाबाश, c कितना आया? 20। ठीक हो गया जी। हाँ भाई मोहम्मद इब्राहिम, क्लियर हो गया आपको? जी यस यस मोहम्मद इब्राहिम, आर यू क्लियर? समझ आ गया। ठीक है, ओके जी। रैयान आपको क्लियर है बेटा? जी सर। ओके, इसका जो पार्ट डी है वो भी देख लेते हैं हम। पार्ट डी में उन्होंने हमसे मांगी है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा है y + 2x = 13। क्या इसको वॉलंटरीली मुझे को बताया कि परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या करते हैं, तो बताना पसंद करेगा मुझे कि परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या करते हैं? सर एक्स का Coefficient कोफिशिएंट आता है, switch वाई का कोफिशिएंट एक्स। बिल्कुल ऐसा ही है। जो x का कोफिशिएंट है वो हम y के साथ लिख देंगे, और जो y का कोफिशिएंट है वो हम x के साथ लिख देंगे, और बीच में अगर प्लस है तो उसको माइनस बना देंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? जी सर। सर। जी सर। अभी मोहम्मद इब्राहिम समझ आ गई ये बात? यस सर। ठीक है, सैफ आपको भी क्लियर हो गया, रैयान को भी क्लियर हो गया, लाइबा यस चालिका सर। बेटा क्लियर हो गया, अर्श क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम पॉइंट रखेंगे। अभी पॉइंट हमारे पास कितना है बेटा? 2, -3। जनाब पॉइंट हमारे पास है 2, -3। तो पॉइंट अगर हमारे पास 2, -3 है तो इसका मतलब है हम यहाँ पर y की जगह पर रख देंगे -3 और x की जगह पर रख देंगे 2। जरा जल्दी से बताओ बेटा जुबिया, c कितना -8। आ रहा है? -8 आ रहा है। तो बेटा इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? 2y - x = -8। ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप सबको समझा दिया, 6 में पहले ही करवा चुका था। क्वेश्चन नंबर सर एक बार क्वेश्चन 13 दिखा दें, पिक्चर लें। कौन सा? 13? 13। ये होमवर्क वाला कौन सा कह रही है बेटा? जी सर यही वाला। हाँ ये इसकी पिक्चर में ऑलरेडी भेज चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहें, वो कह रहे हैं गिवन दैट ए इज द पॉइंट 0,4। वजन ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0,4 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 6,6। वो कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट सी ऑन द एक्स एक्सिस। देखो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने अज्यूम कर लिए c,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो जनाब उन्होंने कहा कि एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है
तो अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो मैंने y की वैल्यू 0 सपोज कर ली, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। जनाब इसके कोऑर्डिनेट c, 0 आ गए। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। जितने पुराने स्टूडेंट हैं उन सबको डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना आता है। जनाब हो क्या रहा है जरा समझ लेते हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो जरा दोबारा से देख लेंगे कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगता कैसे है। जनाब डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जिनको नहीं आता दोबारा से देख लें डिस्टेंस फॉर्मूला। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा ये रहा जनाब, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जनाब डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें क्या करना होता है, अगर जनाब मुझे डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर मुझे डिस्टेंस निकालना है ए से बी तक का, तो ए से बी तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा जनाब, बी का जो एक्स है उसमें से ए का एक्स माइनस होगा। जनाब बी के एक्स में से ए का एक्स माइनस होगा और इस पे लगेगा होल स्क्वायर। उसके बाद जो बी का वाई है उसमें से एक्स का वाई माइनस होगा, तो जनाब ये हो जाएगा 6 - 4 का होल स्क्वायर। जनाब 6 का होल स्क्वायर खोलेंगे 36 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा। जनाब इस रूट को निकालेंगे तो ये 40 आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला जिनको आता है उनके लिए तो ये हो गया हलवा, जिनको नहीं आता था क्या उनको समझ आया? हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं मोहम्मद इब्राहिम और रैयान जिन्होंने मिस की थी क्लासेस, क्या क्लियर हो गया बेटा? यस जी मोहम्मद इब्राहिम का सवाल है तो पूछें। जनाब इसके बाद मैं डिस्टेंस निकालूंगा। सर नहीं। अच्छा क्लियर नहीं है। देखो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, x में से x को माइनस करते हैं, मतलब 6 में से 0 को माइनस करेंगे, और y में से y को माइनस करते हैं, मतलब 6 में से 4 को माइनस करेंगे। ठीक है इब्राहिम? तो x में से x को माइनस करते हैं और y में से y को माइनस करते हैं। ठीक है। ठीक है इब्राहिम? ठीक है, और उस पर स्क्वायर भी लगाना होता है। जनाब अब हम क्या करेंगे, b से c तक का डिस्टेंस निकालेंगे, तो हम x में से x माइनस करेंगे, ठीक मतलब c में से 6 को माइनस करेंगे। हाँ भाई x में से x को माइनस करेंगे तो c में से 6 को माइनस करेंगे और 0 में से भी 6 को माइनस करेंगे। x में से x माइनस हो गया और y में से y माइनस हो गया। जनाब ये बन जाएगा c - 6 का होल स्क्वायर प्लस 36। इसका होल स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? जी सर। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? अच्छा अब वो कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इन दोनों को बराबर रख देता हूँ। मैंने इन दोनों को बराबर रख दिया। मोहम्मद इब्राहिम यहाँ तक क्लियर है आपको? मैंने दोनों को बराबर लिख दिया क्योंकि उन्होंने कहा था कि बराबर है। ये कह रहे हैं वो कि ए बी और बी सी बराबर हैं। जनाब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ताकि रूट हट जाए, तो जनाब ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट कैंसिल आउट हो गया। बेटा 36 जो राइट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और 40 में से 36 निकालोगे तो 4 रह जाएगा। जनाब राइट हैंड साइड पे स्क्वायर लगा हुआ है, अब हमें रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो जनाब मैं रूट 4 पे भी लगा दूंगा और मैं रूट राइट हैंड साइड पे भी लगा दूंगा। राइट हैंड साइड पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आएगा प्लस और -2। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, और जब भी रूट निकालते हैं तो हमें प्लस और माइनस लगाना पड़ता है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। जी सर।
जनाब एक बार हम प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार हम माइनस के साथ लिखेंगे, तो जनाब यहाँ से सी के दो दो आंसर आ जाएंगे। एक बार 8 आएगा और एक बार 4 आएगा। क्या ये सवाल सबको क्लियर है? जी सर। जी सर। जनाब इसका जो सेकंड पार्ट है वो कह रहे हैं कि जो डी पॉइंट है वो एग्जिस्ट करता है वाई एक्सिस के ऊपर। जनाब अगर डी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो जनाब डी के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज कर लिए 0, D। जनाब हमारे पास जो ए के कोऑर्डिनेट्स थे वो कितने थे? 0, 4। और बी के कोऑर्डिनेट्स थे 6, 6। देखो बेटा, जब कभी भी वो आपसे पैरेलल का डिस्कस करे, वो आपसे परपेंडिकुलर का डिस्कस करे, तो पैरेलल बोले परपेंडिकुलर बोले आपको ग्रेडियंट की जरूरत पड़ेगी। देखो बेटा, यहाँ पर उन्होंने कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है जरा गौर से पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एंगल ए बी डी 90 डिग्री है। तो जनाब मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई जिसमें मैंने ए बी डी को 90 दिखा दिया। तो जब मैंने ए बी डी को 90 दिखाया तो जनाब जब मैंने ए बी डी को 90 दिखाया तो आप ये देख सकते हो कि ए टू बी और बी टू डी ये दो लाइंस हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं। ऐसा ही है। तो बेटा जब कभी भी परपेंडिकुलर का जिक्र आएगा तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे जनाब ग्रेडियंट। और मेरे बच्चों, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो जनाब जो दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं वो कौन कौन सी हैं? ए बी और बी डी। इनका ही ग्रेडियंट निकाला जाएगा। ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या है जनाब? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जनाब जिनको ग्रेडियंट निकालने में दिक्कत है वो जरा दोबारा से देख लें कि ग्रेडियंट निकलता कैसे। जनाब अगर मुझे ए और बी का ग्रेडियंट निकालना है तो मैं y में से y माइनस करूंगा, मतलब 6 - 4। और अपॉन में x में से x माइनस करूंगा, मतलब 6 - 0। so that would be 2/6। so it becomes 1/3। क्या ये बात क्लियर है हमारे नए बच्चों को? पुरानों को तो यकीनन क्लियर होगी। जी जनाब इसके बाद ग्रेडियंट निकाला जाएगा बी टू डी का। तो जनाब y में से y माइनस करेंगे, मतलब d-6 ओवर 0 - 6। so I would get the gradient d-6 over -6। okay guys, when two lines are perpendicular then the product of their gradients is equals to 1। that is the rule. When two lines are perpendicular then the product of their gradients equals to 1 - 1। तो जनाब यहाँ हमें पता है कि ए बी is perpendicular to BD, then gradient of AB product with, yes, product with gradient of BD, this product should be equals to -1। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, all of you are clear? Laiba, any question? नो सर। ठीक है। जनिता क्लियर है बेटा? आयशा हमीद, आर यू क्लियर? Yes, sir. ओके। यस मोहम्मद इब्राहिम, आर यू क्लियर? यस और इब्राहिम जो है हमारे दूसरे वाले, आपको भी क्लियर है? सैफ को भी क्लियर है भाई? Yes, sir. रैयान आपको भी क्लियर है? Yes, sir. ओके, so now this becomes d-6 over -18। now I will cross multiply, so this will become +18।
and my final answer should be 24. So by that way, the coordinates of D were 0 comma D, so they have become 0 comma 24. Is that clear? जी सर। ओके जनाब, लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास पी क्यू आर, ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर बेटा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो कैसे प्रूव होगा? कोई बता सकता है मुझे? सर लेंथ निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बताया आपने कि हम इनकी लेंथ निकालेंगे। तो जनाब ओके सर। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा बेटा, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब है कि उसके डिस्टेंसेस आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है अगर मैं P से Q तक का डिस्टेंस निकालूं और मैं Q से R तक का डिस्टेंस निकालूं तो ये डिस्टेंस आपस में बराबर आना चाहिए। तो जनाब डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? X में से X को माइनस करेंगे, Y में से Y को माइनस करेंगे। तो जनाब 6 में से -1 होगा और 8 में से जो है वो 3 को माइनस करेंगे, तो ये आएगी जनाब पी क्यू की लेंथ। जनाब पी आर के लिए क्या करेंगे? 11 में से 6 को माइनस करेंगे और जनाब 1 में से 8 को माइनस करेंगे। सो आई सपोज ये बात काम सबको आता है। जनाब अब वो कह रहे हैं कि प्रूफ करो कि ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल का मतलब है कि दिस लाइन एंड दिस लाइन शुड बी परपेंडिकुलर। सो फॉर परपेंडिकुलर हम क्या करते हैं? ग्रेडियंट निकालते हैं। वो ग्रेडियंट एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल आ रहे हैं, तो इट मींस द लाइंस आर परपेंडिकुलर। और ग्रेडियंट कैसे निकलता है? वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर है सबको जनाब ये बात? क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर किसी को अनक्लियर है तो मुझे बता दें। ओके क्वेश्चन नंबर 10 जुबिया करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने। जी सर। जी सर। लेकिन 11 नहीं करवाया था ना? नहीं। ओके 11 देख लीजिए जनाब। वो 11 में क्या कह रहे हैं? दे आर आस्किंग दैट we have 3 points A, B and C, and they are saying that AB is perpendicular to BC. So if they are talking about perpendicular, we need gradient. So perpendicular के लिए हम gradient निकालते हैं। gradient निकलता है y2 माइनस y1। सो A to B का gradient है, तो B में से A को माइनस करेंगे। आप A से B को माइनस कर लें तो भी आंसर वही आएगा। सो y2 माइनस y1 divided by x2 minus x1. So this becomes 6 over 3. So my final answer is 2. Janab, gradient of AB has been found. Now we will look for gradient of BC. So y में से y minus मतलब k minus 3
x में से x माइनस मतलब 6 minus 2, so that would become k minus 3 over 4. So now we know that the lines are perpendicular, and if the lines are perpendicular, then the product of their gradients, yes, when the lines are perpendicular, then the product of their gradients, मतलब जनाब, the product of their gradients is equals to -1. So I have put their product equals to -1. क्या ये बात सबको क्लियर है? जी सर। जनाब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1s and 2 2s से 2 और 4. जनाब क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम k minus 3 equals -2, and I will get the value of k, that is 1. I suppose all of you are clear. जी सर। जी सर। Okay, so next thing they are asking the gradient of AC. So gradient of AC is easy, you just have to find out the gradient of AC by using the gradient formula. Then now look at question number 9. So guys, we have coordinates normally x and y. So they are saying P is a point that is x and y, but they are saying that x coordinate is twice its y coordinate, means the value of x is double the value of y. So I would say that x is basically twice of y, that is x equals to 2y. So here P was any point, let's say xy, but x is double of y, so we will take it as x equals 2y. क्या ये बात सबको क्लियर है? सर एक बार फिर से रिपीट कर दें। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि P एक पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने सपोज कर लिए xy, क्योंकि एनी पॉइंट जो है ना xy से डिनोट होता है। क्वेश्चन में उसने कंडीशन रख दी कि x इज ट्वाइस ऑफ y, तो इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 2y. क्या ये बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी, अब क्योंकि P के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं और वो कह रहे हैं कि वो इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब है कि P टू R और P टू S ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर होंगे. इस तरह का काम मैंने पहले भी करवाया है आपको कि जनाब आप P टू R का डिस्टेंस निकालें या P टू S का डिस्टेंस निकालें, फिर उसको बराबर रख दें. डिस्टेंस कैसे निकलेगा जनाब? डिस्टेंस फार्मूला से. तो आप देखिए यहाँ मैंने डिस्टेंस निकाला PR का, डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके. जरा आप देख सकते हैं कि भाई P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? P के कोऑर्डिनेट्स थे 2y और y, और जनाब R के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? R के कोऑर्डिनेट्स थे -2 4. तो जनाब इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये डिस्टेंस निकाल लिया. उसके बाद अगेन जनाब जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 2y, y, और जनाब S के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 6 and -4. तो इन दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मैंने डिस्टेंस निकाला. क्या यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। जी सर। All of you are clear? All of you means I need responses from all of you. Yes, sir. If you are not clear, please let me know. I will explain again. Okay, I suppose all of you are clear. Then they have said कि भाई both are equal, तो मैंने दोनों को equal रखा और यहाँ से y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. तो जनाब जो भी मेरे पास वैल्यू थी मैंने उनको आपस में इक्वल रखा और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. क्वेश्चन में मुझे यही करना था. इज दैट क्लियर? जी सर। So I suppose coordinate geometry